हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पॉलीमर। और आज हम पॉलीमर को सारा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, एक अलग अलग वीडियो में, यानी एक से दो वीडियो या 2 से 3 वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो अब तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो पाएगा। और नोटिफिकेशन जो है उसके लिए जो है वो आपको ऑन रखना है, ठीक है, ऑफ नहीं करना है। तो चलिए पॉलीमर स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीमर क्या है? तो पॉलीमर सबसे पहले बात करेंगे। अगर आपको पॉलीमर ही समझ नहीं आएगा, पॉलीमर टर्म ही समझ नहीं आएगा, तो आप चैप्टर को रिलेट नहीं कर पाएंगे। और देखिए, ये हम वीडियो बना रहे हैं वो कागज़ पे बना रहे हैं, और कागज़ वाला उतना बेहतरीन ढंग से नहीं बना पा रहे हैं। फिर भी आप लोग के लिए कोशिश करेंगे हम हर चीज़ को समझाने का, ठीक है। और कोशिश अगर आपको सही लगे और अगर आपको वीडियोस पसंद आए और समझ में आ जाए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा चीज़ लगा जो आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो पॉलीमर क्या है? तो पॉलीमर ए सब्सटेंस हैविंग लार्ज मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटेड यूनिट्स इज कॉल्ड पॉलीमर्स। देखिए, डेफिनेशन अब आसानी से याद भी कर सकते हैं अगर मेरे साथ चलिएगा। ए सब्सटेंस हैविंग लार्ज मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटेड यूनिट्स इज कॉल्ड पॉलीमर्स। यानी रिपीटेड यूनिट को क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। यानी मोनोमर से क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। रिपीटेड यूनिट को ही मोनोमर कहते हैं। और रिपीटेड यूनिट जो कि लार्ज मॉलिक्यूल का होता है और उसी को पोलीमराइज कर देते हैं तो क्या बन जाता है? आपका पॉलीमर बन जाता है। आप रिलेट कर पाए क्या? जैसे एग्जांपल से आप समझाते हैं। हम इथिन का एन मॉलिक्यूल ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? इथिन का एन मॉलिक्यूल ले लिया और इसको पॉलीमराइजेशन कर दिए हैं तो आपका क्या बन गया है? पॉलीथीन बन गया है। तो पॉलीथीन क्या हो गया? आपका पॉलीमर हो गया। और इथिन क्या हो गया? आपका मोनोमर हो गया। यानी कोई क्वेश्चन आपसे करे कि राइट द मोनोमर्स ऑफ द पॉलीमर्स, सॉरी राइट द मोनोमर्स ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे क्वेश्चन रहेगा पॉलीथीन तो आपको लिखना है इथिन, और उसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हिंदी में समझते हैं। रिपीटेड यूनिट सहित बड़े अणु वाले पदार्थ को बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। उस रिपीटेड यूनिट को क्या कहते हैं? एकलक। जैसे कि इथिन से, इथिन आपका रिपीटेड यूनिट होता है तो आपका बन जाता है पॉलीथीन, और पॉलीथीन क्या हो गया? आपका पॉलीमर हो गया। और आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको इथिन कहते हैं वो आपका एकलक हो गया, यानी मोनोमर हो गया। अब जैसे ही जिस प्रोसेस से पॉलीमर बनता है उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पॉलीमराइजेशन का डिफिनेशन हम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पॉलीमराइजेशन इज सच ए प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर। यानी पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर में मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाता है और क्या बना लेता है? पॉलीमर बना लेता है। और जो मॉलिक्यूल जुड़ता है उसे ही हम लोग मोनोमर कहते हैं। और एकदम आसानी से याद भी कर सकते हैं अगर 1-2 बार वीडियो को देखेंगे। और अगर 1-2 बार भी आपको याद नहीं रहे तो 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। पॉलीमराइजेशन इज सच ए प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर। एग्जाम्पल के लिए स्टायरिन लिए। स्टायरिन का बहुत सारा मॉलिक्यूल या एन छूट गया, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, एन लिख दीजिएगा, ठीक है। एन मॉलिक्यूल स्टायरिन लीजिएगा। जिससे आप जिस प्रोसेस से ये कीजिएगा वो पॉलीमराइजेशन होगा और इससे पॉलीस्टीरीन आपका बन जाएगा। बहुलीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें अणु एक साथ मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं। जैसे एन मॉलिक्यूल आप विनाइल क्लोराइड लीजिएगा तो आपका बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी आपका PVC बन जाएगा, ठीक है। अब इतना आपको डेफिनेशन आ गया, आपको पॉलीमर आ गया, मोनोमर आ गया समझ में, आपको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस समझ में आ गया। तो जैसे ही ये सारा हो गया तो आपको अब क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है कि पॉलीमर्स कितने तरह के होते हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं आज हम ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। आज हम लोग क्या करेंगे? उपलब्धता के आधार पे हम लोग बहुलों को डिफाइन, मतलब क्या बोलते हैं, प्रकार बताएंगे। तो पहला होगा नेचुरल पॉलीमर और दूसरा होगा सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर को आर्टिफिशियल पॉलीमर भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और नेचुरल पॉलीमर को हिंदी में प्राकृतिक बहुलक और सिंथेटिक पॉलीमर को संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक भी कहा जाता है। अब नेचुरल पॉलीमर क्या होता है? तो दोज पॉलीमर्स विच आर फाउंड नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। एकदम डेफिनेशन बहुत इजी है ना। दोज पॉलीमर्स विच आर फाउंड नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जाम्पल सेलुलोज, प्रोटीन, नेचुरल रबर जिसको पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं, वो आपका क्या होगा? नेचुरल पॉलीमर्स हो गया। देखिए, पॉलीआइसोप्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेचुरल रबर को ही कहा जाता है। तो इसी को हिंदी में हम लोग समझते हैं वैसा बहुलक जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया था उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। सेलुलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबर, पॉलीआइसोप्रीन जो है वो सारे क्या है? आपका प्राकृतिक बहुलक है। अब हम लोग कृत्रिम बहुलक को देखते हैं। और कृत्रिम बहुलक को हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नेचुरल पॉलीमर्स ना,
उसी तरह कृत्रिम बहुलक को हम लोग क्या करेंगे, इसका हम डेफिनेशन यहाँ पे छूट गया गलती से, तो ये क्या लिखेंगे, देखिए दोज पॉलीमर्स विच आर फाउंड आर्टिफिशियली या विच आर फॉर्म नेचुरल यानी आर्टिफिशियली, ठीक है। तो ये ऑब्टेन आर्टिफिशियली, ये भी आपको लिख सकते हैं। बहुत तरह से आप डिफाइन इसको कर सकते हैं, यानी इसको मेड बाय हम लोग लिख सकते हैं, मेड बाय मैन, यानी मैन मेड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका आर्टिफिशियल पॉलीमर्स कहते हैं। तो उसी को हिंदी में लिखा हुआ है वैसा बहुलक जो कृत्रिम से तैयार किए जाते हैं, या इसी को बोल सकते हैं सच पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन बाय आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियली। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ बाय नहीं लगाइएगा, सीधे द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉलिस्टीरीन, पॉलीथीन, पीवीसी और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जो इसका होता है। अब नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर में कौन आता है, तो इसका नेचुरल पॉलीमर्स और मोनोमर्स हम लिखे हुए हैं। स्टार्च जो होगा वो नेचुरल पॉलीमर है, उसका मोनोमर क्या होगा, ग्लूकोज। सेलुलोज का मोनोमर क्या होगा, ग्लूकोज। प्रोटीन का जो मोनोमर क्या होगा, अल्फा एमिनो एसिड। न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी हम लोग न्यूक्लिक एसिड को रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेचुरल रबर का क्या होगा, आइसोप्रीन। इसको याद भी कर लीजिएगा और इसका स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर क्या होता है, तो दोज रबर विच आर फाउंड नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल रबर, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं, आप लोग को याद कराने वाले हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, उसका मोनोमर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद ही करना है आप लोग को। तो पहला है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को शॉर्ट में लिखते हैं PVC। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसमें पोली लग जाए, पोली को हटा दीजिए, वो आपका मोनोमर बन जाएगा। जितना भी पोली लगा हुआ होगा, पोली को सिर्फ हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, तो इसको शॉर्ट में PTFE लिखते हैं, और PTFE को ही कहते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो PTFE नहीं लिखा रहेगा तो टेफ्लॉन लिखा रहेगा। और टेफ्लॉन के लिए कौन सा है, टेट्राफ्लोरोइथीन, यानी पोली वाला जितना है उसमें पोली हटा दीजिए, तो टेट्राफ्लोरोइथीन का होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको लगेगा कि सब आता है लेकिन आप एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा। पॉलीथीन, पॉलीथीन का क्या हो जाएगा, इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब है पॉलीस्टाइरिन, तो पॉलीस्टाइरिन का क्या हो जाएगा, स्टाइरिन, और स्टाइरिन का होगा बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2। अब है पॉलीमिथाइल मिथा एक्राइलेट, और ये आपके जो है एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेबस से बाहर है, तो ये हम बना दिए हैं, लेकिन आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है। मिथाइल मिथा एक्रिलेट इसका मोनोमर हो जाएगा। PAN, ये सिलेबस से बाहर कर दिया। पॉलीएक्रिलोनाइट जिसको ऑर्लन कहते हैं, ये आपका सिलेबस से बाहर है, फिर भी हम इसको बना दिए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्रिलोनाइट CH2 डबल बॉन्ड CHCN। अब आगे है बुनाएस। बुनाएस को ही कहते हैं ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर, और इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइन। और ब्यूटाडाइन आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और इसके अंदर में होता है स्टाइरिन। ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन को क्या कहते हैं, बुनाएस कहते हैं। स्टाइरिन का स्ट्रक्चर, तो ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, खाली ब्यूटाडाइन लिखने से नहीं होगा आपका काम। तो ब्यूटाडाइन जो होता है वो पॉलीब्यूटाडाइन का आपका मोनोमर होता है, तो दोनों का जो होगा ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन तब होगा बुनाएस, याद रखिएगा। बुनाएन में होगा ब्यूटाडाइन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ एक्रिलोनाइट्रिल भी होगा, और एक्रिलोनाइट्रिल का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCN। अब है नाइलॉन 66, 6,6 66 भी बोलते हैं, तो इसका होगा हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, ठीक है। नाइलॉन 66 का क्या होगा, हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार जरूर से जरूर इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको जितना भी बोलते हैं वो जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो NH2 CH2 होल 6 NH2, ये हो जाएगा हेक्सामिथिलीन डायमीन का, और एडिपिक एसिड हो जाएगा COOH CH2 होल 4 और COOH, ये आपका एडिपिक एसिड हो जाएगा। आगे है टेरिलिन। टेरिलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट, टेरिलिन को ही डेक्रोन कहते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक एसिड OH CH2 OH, और प्लस टर्थेलिक एसिड का बेंजीन रिंग पे COOH और COOH, ये होगा आपका टेरिलिन या डेक्रोन। इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक एसिड। अब है बेकेलाइट। बेकेलाइट बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेकेलाइट होता है फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। बेंजीन पे OH को कहता है फिनॉल, और SCHO को कहता है फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका जो
पॉलीमर होगा वो बेकेलाइट होगा। नियोप्रीन ये भी सिलेबस के अंदर में है, तो नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन में सिर्फ आइसोप्रीन का याद रखिएगा और उसमें CH3 को हटा के Cl लगा दीजिएगा तो क्लोरोप्रीन हो जाएगा। अब है ग्लिप्टल, ये आपका सिलेबस में नहीं है, तो ग्लिप्टल आप देख ले सकते हैं इसे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और लगातार पढ़िएगा, और विक्रम ट्यूटोरियल में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए और पढ़ाई कीजिए, और जीवन में जो भी करना चाहते हैं करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।